हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो आज है डे 128 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है डॉट्स रेफर्स टू। सो डॉट्स क्या रहता है? तो ये आपका ट्यूबरक्लोसिस के लिए ट्रीटमेंट रहती है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। सो इट स्टैंड्स फॉर डायरेक्टली ऑब्जॉर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। बाकी दूसरा ये किसके रिगार्डिंग रहती है? इट इज़ फॉर ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इट इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एंड किस बैक्टीरिया की वजह से ये कॉज होती है? तो इट इज़ ड्यू टू द माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम बोविडे। ठीक है, ये दो स्ट्रेन्स आपको याद रखने हैं, इनसे आपका ट्यूबरक्लोसिस जो है वो कोज होता है। एंड जो आपकी डॉट्स थेरेपी है, ठीक है, ये आपकी किसने रिकमेंड की थी? सो इट वाज रिकमेंडेड बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कब की थी? इट वाज डन इन 1995। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको इसमें याद रखने हैं। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सबलिंगुअली यूज ऑर्गेनिक नाइट्रेट इज। तो कौन सा ऑर्गेनिक नाइट्रेट जो है वो सबलिंगुअली यूज़ किया जाता है? तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स की। तो ये आपके एंजीना पेक्टोरिस कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, दीज आर यूज फॉर एंजीना पेक्टोरिस कंडीशन, ठीक है। तो इसमें आपके डिफरेंट ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसोरवाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसोरवाइड मोनोनाइट्रेट, ये सारे ही आपके ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स हैं। लेकिन इनमें से सबलिंगुअली यूज़ होने वाले कौन कौन से हैं? तो दीज आर द नाइट्रोग्लिसरीन एंड आइसोसोरवाइड डाइनाइट्रेट, ये दोनों आपके सबलिंगुअली यूज़ होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसमें हम कुछ ड्रग्स सीख लेते हैं, कैसे कैसे इनका यूज़ किया जाता है, क्या क्या इनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रहता है। तो जो आपका नाइट्रोग्लिसरीन है, इसको GTN भी कहा जाता है, दैट इज़ ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट। एंड ये आपका सबलिंगुअली एज वेल एज स्प्रे की फॉर्म में भी ये यूज़ किया जाता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डोज पे। एंड इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अराउंड 10 to 13 मिनट्स तक रहता है। यहीं पे बात करूँ आइसोसोरबाइड डाइनाइट्रेट की, तो ये आपका सबलिंगुअली भी यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज सबलिंगुअली एज वेल एज ओरल रूट से, दोनों से ही इसका यूज़ किया जाता है। एंड इसमें ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द रूट। अगर सबलिंगुअली यूज़ कर रहे हैं तो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो आपका 20 to 40 मिनट्स तक रहेगा। जबकि अगर ओरली इसको यूज़ कर रहे हैं तो इट विल बी 2 to 3 आवर्स, ठीक है, 2 से 3 घंटे तक इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है। देन बात करते हैं आइसोसोरवाइड मोनोनाइट्रेट की। सो आइसोसोरवाइड मोनोनाइट्रेट जो है ये आपका सिर्फ ओरली ही यूज़ किया जाता है। एंड इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो आपका 6 to 10 आवर्स तक जो है वो रहता है, ठीक है, ये इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो रहता है। तो ये आपके डिफरेंट ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स हैं। इसके अलावा जो आपका ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट दैट इज़ नाइट्रोग्लिसरीन है, ये आपका शॉर्ट एक्टिंग भी रहता है, इट इज़ शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रेट। जबकि आइसोसोरवाइड डाइनाइट्रेट एंड मोनोनाइट्रेट ये आपके लॉन्ग एक्टिंग रहते हैं। एंड इनमें भी एक एक्सेप्शन रहती है कि जो आपका डाइनाइट्रेट वाला है ये आपका शॉर्ट एक्टिंग होता है जब इसको सबलिंगुअली यूज़ किया जाता है, ठीक है, सबलिंगुअली ये शॉर्ट एक्टिंग रहता है, वैसे अदर रूट से इसको लॉन्ग एक्टिंग कैटेगरी में ये आता है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रोम्बोक्सेन इज़ मेनली सिंथेसाइज बाय। तो थ्रोम्बोक्सेन जो है वो किससे सिंथेसाइज होता है? तो थ्रोम्बोक्सेन जो है वो आपका मेनली प्लेटलेट से सिंथेसाइज होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। तो बेसिकली एक एंजाइम होता है, ये एंजाइम होता है आपका थ्रोम्बोक्सेन, थ्रोम्बोक्सेन ए सिंथेज, ठीक है, थ्रोम्बोक्सेन ए सिंथेज। ये आपका एक एंजाइम है जो कि आपका कहाँ पे पाया जाता है? इट इज़ फाउंड इन द प्लेटलेट्स। ये आपका कन्वर्ट करता है अरेकिडोनिक एसिड को, ठीक है, अरेकिडोनिक एसिड को कन्वर्ट करता है, जो भी आपके अरेकिडोनिक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं
जैसे कि आपका प्रोस्टाग्लैंडिन H2 हो गया, ठीक है। सो इस जैसे एराकिडोनिक एसिड डेरिवेटिव्स को ये कन्वर्ट करता है किसमें, थ्रोम्बोक्सेन में। सो ये आपका मेनली सिंथेसाइज होता है प्लेटलेट्स में। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्स्टर प्रोसेस कैन बी यूज टू। तो वर्स्टर प्रोसेस जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो वर्स्टर प्रोसेस आपका टैबलेट कोटिंग में यूज़ किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो जो आपके कोटर्स रहते हैं, ठीक है, टैबलेट कोटिंग में जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं उनको कोटर्स कहा जाता है। तो इसमें आपके मेनली 3 जनरल टाइप्स के इक्विपमेंट्स रहते हैं, ठीक है। 3 जनरल टाइप्स के इक्विपमेंट रहते हैं। पहला कौन सा है, पहला आपका आता है स्टैंडर्डाइज्ड कोटिंग पेन, ठीक है। पहला आता है आपका स्टैंडर्डाइज्ड कोटिंग पेन, ठीक है। इसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स आते हैं, उनको देख लेते हैं। स्टैंडर्डाइज में कौन सा आता है, एक आपका पेलेग्रिनी, इसको आपको नाम याद रखना है, ठीक है। कैटेगरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, पेलेग्रिनी पैन। दूसरा आपका रहता है इमर्शन, ठीक है, इमर्शन स्वॉर्ड सिस्टम, इमर्शन स्वॉर्ड सिस्टम। एंड तीसरा जो है वो इमर्शन ट्यूब सिस्टम, ठीक है। ये 3 इसमें आपके स्टैंडर्डाइज कोटिंग पेन रहते हैं। देन दूसरा मैं बात करूँ दूसरे टाइप की, तो दूसरा जो जनरल टाइप रहता है वो आपका रहता है परफोरेटेड, परफोरेटेड कोटिंग पैन, ठीक है। परफोरेटेड कोटिंग पैन इसमें रहता है। एंड इसमें आपके क्या क्या एग्जांपल्स आ जाते हैं, तो इसमें आपका एक्सेला कोटा आ जाता है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि ये किस टाइप का इक्विपमेंट है, तो ये कोटिंग इक्विपमेंट है। एंड हाई कोटर सिस्टम इसमें आ जाता है, ठीक है, हाई कोटर सिस्टम। देन ड्राया कोटर आ जाता है, ड्राया कोटर। एंड एक आपका रहता है ग्लैड कोटर, ग्लैड कोटर भी इसमें आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद में तीसरा जो आपका मेन जनरल टाइप का इसमें रहता है वो आपका रहता है फ्लूडाइज्ड बेड कोटर, ठीक है। कौन सा रहता है, फ्लूडाइज्ड बेड कोटर, ठीक है, फ्लूडाइज्ड बेड कोटर रहता है। तो इसमें आपकी डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज यूज़ की जाती हैं फ्लूडाइज्ड बेड कोटर में कोटिंग के लिए, ठीक है। तो इसमें इन अप्रोचेज़ के बारे में देख लेते हैं कौन सी डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं। तो अप्रोचेज़ में बात करूँ तो एक आपकी रहती है टॉप स्प्रे, ठीक है, ऊपर से स्प्रे की जाएगी एंड कोटिंग जो है वो होगी। दूसरा आपका रहता है बॉटम स्प्रे, ठीक है, दूसरा आपका रहता है बॉटम स्प्रे। एंड बॉटम स्प्रे को ही वर्स्टर प्रोसेस जो है वो कहा जाता है, ठीक है। जो आपका बॉटम स्प्रे होता है उसी को वर्स्टर प्रोसेस जो है वो कहा जाता है। तीसरा आपका आता है टेंजेंशियल स्प्रे, ठीक है। पहला आपका आ गया टॉप स्प्रे, दूसरा आ गया बॉटम स्प्रे एंड तीसरा आपका आता है टेंजेंशियल स्प्रे। टेंजेंशियल स्प्रे जो है यह इसको कहा जाता है आपका रोटर प्रोसेस, ठीक है, ये आपका होता है रोटर प्रोसेस। तो ये नाम के ऊपर प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा गया है वर्स्टर प्रोसेस के ऊपर। तो इसमें चेंज करके ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस टाइप की स्प्रेइंग इसमें होती है, कौन सी अप्रोच इसमें यूज़ की जाती है। तो इट इज़ बॉटम स्प्रे अप्रोच जो है वो इसमें यूज़ की जाती है। दूसरा क्वेश्चन नेमिंग पे ही आपका टेंजेंशियल पे बन सकता है कि इसका क्या नाम है, रूटर प्रोसेस किसके लिए होता है, तो ये भी आपका जो है वो कोटिंग के लिए रहता है। सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इमल्शंस कंटेनिंग मोर देन 2 फेजेस आर कॉल्ड एज। तो ऐसी इमल्शंस जिनमें दो से ज़्यादा फेजेज रहते हैं, दो नहीं, दो से ज़्यादा फेजेज, यानी कि 3 फेज रहेंगे या उससे ज़्यादा रहेंगे, तो उस टाइप की इमल्शंस को क्या कहा जाता है। तो दीज टाइप ऑफ इमल्शंस आर नोन एज मल्टीपल इमल्शन। सो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। बेसिकली जो आपकी इमल्शंस होती हैं इनकी क्लासिफिकेशन डिफरेंट डिफरेंट वेज में की जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट जो इसमें क्लासिफिकेशन की जाती है वो आपकी रहती है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज का नेचर क्या है, ठीक है। तो इसमें आपकी दो मेन टाइप की आ जाएंगी, एक आपकी रहेगी ऑयल इन वाटर एंड दूसरी आपकी रहेगी वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। ऑयल एंड वाटर क्या है, सो इसमें आप इंटरनल फेज जो है वो आपका ऑयल रहेगा एंड एक्सटर्नल फेज जो है वो आपका वाटर रहेगा। वैसे ही आपका वाटर इन ऑयल में इंटरनल फेज आपका वाटर रहेगा एंड एक्सटर्नल फेज आपका ऑयल रहेगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो आपका इंटरनल फेज है वो आपका लेसर अमाउंट में रहता है, जबकि जो आपका एक्सटर्नल फेज है उसकी क्वांटिटी उसमें ज़्यादा रहती है इमल्शन में। तो ये आपकी एक टाइप की क्लासिफिकेशन होगी। दूसरी टाइप की जो क्लासिफिकेशन रहती है वो आपकी रहती है बेस्ड ऑन ग्लोब्यूल साइज़,
ठीक है, ग्लोब्यूल साइज के बेसिस पे जो है वो आपकी क्लासिफिकेशन रहती है दूसरी। तो इसमें आपकी एक आ जाती है माइक्रो इमल्शन, ठीक है, एक आती है आपकी माइक्रो इमल्शन जो कि आपकी ट्रांसपेरेंट होती है एंड इसका साइज जो है वो लेस देन 0.1 माइक्रोन्स रहता है। दूसरी आपकी रहती है फाइन इमल्शन। फाइन इमल्शन जो है इसकी अपीयरेंस जो है वो आपकी मिल्की अपीयरेंस रहती है एंड साइज रेंज जो है वो इसमें 0.25 से लेकर के 25 माइक्रोन तक जो है वो इसमें साइज रेंज जो है वो रहती है। इसी में अगर मैं तीसरी क्लासिफिकेशन की बात करूं तो थर्ड क्लासिफिकेशन आपकी रहती है मल्टीपल इमल्शन की, ठीक है, मल्टीपल इमल्शंस की। और मल्टीपल इमल्शन जिसमें दो से ज़्यादा फेजेस जो हैं वो रहते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल आता है आपका ऑयल इन वाटर इन ऑयल, ठीक है। तो इसमें आपका डिस्पर्स जो है एक आपकी इमल्शन बनेगी ऑयल इन वाटर एंड इस इमल्शन को डिस्पर्स किया जाएगा, ऐड किया जाएगा ऑयल में, तो दैट विल फॉर्म ऑयल इन वाटर इनटू ऑयली फेज, ठीक है। ये आपकी होती है डिस्पर्स ऑयल इन वाटर इनटू ऑयली फेज। दूसरी आपकी रहेगी वाटर इन ऑयल इन वाटर फेज, वाटर इमल्शन। तो इसमें आपका डिस्पर्स किया जाएगा, वाटर इन ऑयल इमल्शन को डिस्पर्स किया जाएगा एक्वस फेज में यानी कि वाटर में। तो ये आपकी रहती है मल्टीपल इमल्शन। तो ये आपकी बेसिक क्लासिफिकेशन रहती हैं इमल्शंस की। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइपोटेंसिव इफेक्ट ऑफ क्लोनिडिन इज ड्यू टू द एक्शन ऑन। तो जो आपका हाइपोटेंसिव इफेक्ट होता है क्लोनिडिन का वो किस रिसेप्टर पे एक्शन की वजह से होता है। सो क्लोनिडिन जो है वो आपका पार्शियल एगोनिस्ट होता है अल्फा एडेनर्जिक रिसेप्टर का, ठीक है। किन रिसेप्टर पे काम करता है ये, अल्फा एडेनर्जिक रिसेप्टर के ऊपर, ठीक है। पार्शियल एगोनिस्ट है, हाई एफिनिटी और हाई इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है अल्फा एडेनर्जिक रिसेप्टर के अगेंस्ट। एंड अल्फा एडेनर्जिक रिसेप्टर में भी अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ तो ये आपका अल्फा 2 रिसेप्टर पे काम करता है। एंड इसमें भी अगर मैं अल्फा 2 रिसेप्टर के सब टाइप की बात करूँ तो ये आपके सब टाइप्स आपके रहते हैं अल्फ़ा 2A सब टाइप, ठीक है। कौन से रहते हैं, अल्फ़ा 2A सब टाइप, जो कि आपके ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन ब्रेन स्टेम। तो ये आपका अल्फा एनर्जिक रिसेप्टर पे आपका क्लोनिडिन काम करता है एज एन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट जो है वो एक्ट करता है एंड हाइपरटेंसिव इफेक्ट सिमिलर सी टर्म्स हैं। तो ये इसका एक्शन जो है वो रहता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी डायबिटिक एजेंट ऑफ चॉइस इन डायबिटिक कीटो एसिडोसिस इज। तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में कौन सा एंटी डायबिटिक एजेंट जो है वो यूज़ किया जाता है। तो डिफरेंट प्रिपरेशंस रहती हैं आपकी इंसुलिन की। तो उसमें से जो आपकी क्रिस्टलाइन इंसुलिन है ये आपकी एंटी डायबिटिक एजेंट ऑफ चॉइस रहती है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे इंसुलिन के बारे में देख लेते हैं। तो इंसुलिन की जो डिफरेंट प्रिपरेशंस रहती हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें आपकी एक कैटेगरी आती है आपकी रैपिड एक्टिंग, ठीक है, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है। तो इसमें आपकी इंसुलिन लिस्प्रो आ जाती है, ठीक है, इंसुलिन लिस्प्रो आ जाएगी, इंसुलिन अस्पार्ट आ जाएगी, ठीक है, इंसुलिन ग्लूलिसिन आ जाएगी। तो ये आपकी कौन सी होती हैं, दीज आर द रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। देन इंसुलिन में ही अगर मैं शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की बात करूं तो इसमें आपकी रेगुलर इंसुलिन आ जाती है, रेगुलर इंसुलिन या फिर आप कहेंगे सॉल्युबल इंसुलिन, ठीक है, ये आपकी शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन में रहती है। देन आपकी आती है इंटरमीडिएट एक्टिंग, ठीक है, देन आती है इंटरमीडिएट एक्टिंग। इसमें आपकी लेंटे आ जाती है, ठीक है, लेंटे जो कि आपकी इंसुलिन जिंक सस्पेंशन होती है। दूसरी आपकी एनपीएच आ जाती है, दैट इज़ न्यूट्रल प्रोटामाइन हैगेडॉन, ठीक है, या फिर आइसोफेन इंसुलिन, एक आती है आपकी आइसोफेन इंसुलिन। तो ये डिफरेंट आपकी इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन्स रहती हैं। देन एक कैटेगरी इसी में आती है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। तो लॉन्ग एक्टिंग में आपकी आती है इंसुलिन ग्लार्जिन, ठीक है, इंसुलिन ग्लार्जिन एक रहेगी एंड इंसुलिन डेटेमिर, एंड इंसुलिन डेटेमिर इसमें रहेगी। तो ये आपकी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन्स रहती हैं। तो यही आपकी बेसिक क्लासिफिकेशन रहती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलिन प्रिपरेशंस की। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक पेपर कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड अनराइप फ्रूट्स ऑफ। तो ब्लैक पेपर जो है ये क्या कंसिस्ट करता है,
सो इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड अनराइप फ्रूट्स ऑफ पाइपर निग्रम। ठीक है, कौन सा प्लांट इसमें यूज़ किया जाता है? तो इट इज़ पाइपर निग्रम। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अभी बात करते हैं ब्लैक पेपर की। तो ब्लैक पेपर जो है इसको मरीचा भी कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मरीचा, या फिर पेपर इसको कहा जाता है, सिंपल टर्म्स में पेपर। ठीक है, काली मिर्च जिसको कहा जाता है। देन इसके बायोलॉजिकल सोर्स की अगर मैं बात करूं, सो बायोलॉजिकल सोर्स ये आपका ड्राइड राइप फ्रूट्स से ऑब्टेन होता है, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड राइप फ्रूट्स। पार्ट पूछा जाएगा तो पार्ट इज ड्राइड राइप फ्रूट्स। कौन से प्लांट के? सो इट इज़ प्लांट इज पाइपर निग्रम। फैमिली की बात की जाएगी तो फैमिली इज़ पाइपरेसी। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, मिलते जुलते नाम है। सो ड्राइड राइप फ्रूट से ऑब्टेन होता है पाइपर निग्रम की, एंड फैमिली इज पाइपरेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करूं तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें आपका अल्कोलॉइड प्रेजेंट होता है, इट कंटेन अल्कोलॉइड। अब कौन सा अल्कोलॉइड इसमें प्रेजेंट होता है? तो अल्कोलॉइड का नाम है पाइपरिन। ठीक है, मेन अल्कोलॉइड जो है दैट इज़ पाइपरिन। इसके अलावा इसमें आपका वॉलेटाइल ऑयल भी प्रेजेंट होता है, जो कि आपका येलोइश कलर का होता है। ठीक है, येलोइश कलर का वॉलेटाइल ऑयल होता है, दैट इज़ एल फिलेंड्रीन। ठीक है, एल फिलेंड्रीन इसमें प्रेजेंट होता है, एंड कैरियोफाइलिन एंड कैरियोफाइलिन। सो ये इसमें डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टेंट्स मेन जो रहते हैं वो इसमें ये प्रेजेंट होते हैं। देन इसी में अगर मैं यूजेस की बात कर लूँ तो यूजेस में ये आपका यूज़ किया जाता है एज एन एरोमेटिक, एज एन स्टिमुलेंट, एज एन स्टोमैकिक। स्टोमैकिक की तरह भी ये यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज एज कार्मिनेटिव, इट इज़ यूज एज कार्मिनेटिव, एंड इट इज़ यूज एज कॉन्डिमेंट। तो ये आपके डिफरेंट यूजेस रहते हैं ब्लैक पेपर के। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडिश ब्राउन कलर ऑफ कैलामाइन इज़ ड्यू टू। तो कैलामाइन का जो रेडिश ब्राउन कलर रहता है वो किसकी वजह से रहता है? तो कैलामाइन में आपका फेरिक ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, जो कि आपका रिस्पॉन्सिबल होता है रेडिश ब्राउन कलर के लिए। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। इसी में इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करूं तो इसमें आपका जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, इट कंटेन्स जिंक ऑक्साइड, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ फेरिक ऑक्साइड इसमें प्रेजेंट रहता है। देन इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करूं, कैलामाइन की प्रॉपर्टीज़ की, तो ये आपका कलरलेस होता है। ठीक, कलरलेस, टेस्टलेस, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, हालांकि इसमें रेडिश ब्राउन कलर जो है वो इसका फेरिक ऑक्साइड की वजह से रहता है, लेकिन इसकी जनरल अपीयरेंस जो है वो कलरलेस ही रहती है। देन इट इज़ टेस्टलेस, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल रहेगा, एंड मिनरल एसिड जो भी रहते हैं, सो मिनरल एसिड्स में ये आपका सॉल्युबल रहता है। कैलामाइन का यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूजेज में ये आपका यूज़ किया जाता है एज एन एस्ट्रिंजेंट, इसका यूज़ रहता है। एंटीसेप्टिक की तरह ये यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज एज एन एंटीसेप्टिक, एंड स्किन के लिए प्रोटेक्टेंट की तरह यूज़ किया जाता है, इट इज़ अ प्रोटेक्टेंट फॉर स्किन। तो ये आपके डिफरेंट पॉइंट्स हैं कैलामाइन के लिए। कंपोजिशन के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सो जिंक कार्बोनेट से ये बनता है, एंड इसकी जो जनरल कंपोजिशन फाइनल बनती है वो आपकी बनती है जिंक ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड से। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्पोजेबल सिरिंजेस आर मेड ऑफ। तो डिस्पोजेबल सिरिंजेस जो हैं वो किससे बनी होती हैं? तो दीज आर मेड अप ऑफ पॉलीप्रोपाइलिन। ठीक, किससे बनी होती हैं? दीज आर मेड अप ऑफ पॉलीप्रोपाइलिन। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो डिस्पोजेबल सिरिंजेस आपकी ट्रांसपेरेंट पॉलीस्टाइरिन अगर आपका ऑप्शंस में आएगा, ट्रांसपेरेंट पॉली स्टाइरिन। ठीक है, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ट्रांसपेरेंट पॉलीस्टाइरिन, पॉलीप्रोपाइलिन। तो इससे आपकी डिस्पोजेबल सिरिंजेस जो हैं वो बनी रहती हैं। इसमें आपका डिफरेंट जो आपके एरोजोल्स रहते हैं, सो एरोजोल्स में आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स रहते हैं, उन डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है वो डिफरेंट मटेरियल से जो है बन रहते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो इसमें उन्हीं के ऊपर कुछ चीज़ें देख लेते हैं। सो एरोजोल्स में एक पार्ट रहता है आपका स्टेम, जो कि आपका नाइलॉन से बना रहता है, इट इज़ मेड ऑफ नाइलॉन और डेलरिन। ठीक है, नाइलॉन और डेलरिन से ये बना रहता है।
गास्केट इसमें प्रेजेंट होती है। गास्केट जो है वो आपकी बूना एन से बनी होती है एंड नियोप्रीन रबड़ से। देन जो इसमें स्प्रिंग रहता है, तो स्प्रिंग जो है ये आपका स्टेनलेस स्टील से बना होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। एंड जो आपकी डिप ट्यूब रहती है, डिप ट्यूब, इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है डिप ट्यूब के ऊपर। तो डिप ट्यूब जो है वो आपकी पॉली इथाइलिन, ठीक है, पॉली इथाइलिन या फिर पॉलीप्रोपाइलिन से बनी होती है। ठीक है, तो डिप ट्यूब के लिए भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ें याद रखनी है। देन जो आपकी वॉल्व बॉडी रहती है, ठीक है, वॉल्व की बॉडी रहेगी या फिर जिसको हाउसिंग कहा जाता है, तो ये आपकी बनी होती है नायलॉन से, ठीक है, नायलॉन एंड डेलरिन से, ठीक है, नायलॉन या फिर डेलरिन से ये बनी रहती है। देन इसमें एक आपका आता है माउंटिंग कैप, ठीक है, एक पार्ट आपका रहता है माउंटिंग कैप जिसको फेरोल भी कहा जाता है, ठीक है। एंड ये आपका बना होता है टिन प्लेटेड स्टील से, ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ टिन प्लेटेड स्टील, ठीक है, टिन प्लेटेड स्टील से ये बना होता है। कभी कभार इसमें एल्यूमिनियम का यूज़ भी किया जाता है। तो ये आपके डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं एरोजोल सिस्टम के, मीटरिंग वॉल्स कंपोनेंट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से ये बने होते हैं। तो यहाँ पे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।